आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं 1995 के मेदिनीपुर इंसिडेंट की। ये एक ऐसा पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड मामला है जो शुरू तो हुआ था एक आम से प्रॉपर्टी विवाद के रूप में, लेकिन देखते ही देखते ये 3 साल के एक भयानक खौफ में बदल गया। सच में इस सोर्स मटेरियल की गहराई में जाते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए इसे डिकोड करते हैं। अब देखिए, ये कोई आम सुनी सुनाई कहानी नहीं है। सोर्स मटेरियल प्रोवाइड करने वाले प्रणव का कहना है कि उनके पूरे परिवार ने 3 साल तक एक ऐसी दहशत झेली जिसके बारे में आज भी घर का कोई सदस्य बात तक नहीं करना चाहता। इस एक्सप्लेनर में हमने घटनाओं के उस क्रम को बिल्कुल वैसे ही रखा है जैसे उन्होंने हमारे साथ साझा किया था। इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें अंकल दीप के नए बने घर के नक्शे यानी लेआउट को ध्यान से देखना होगा। कहाँ क्या बनाया गया था ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ 4 मुख्य बातें हैं। पहला, 200 बीघा धान के खेत के बीच बना एक चौकोर घर। दूसरा, उत्तर पूर्व में खोदा गया एक नया तालाब। तीसरा, घर के पश्चिम की तरफ छोड़ा गया एक बहुत ही संकरा यानी पतला सा हिस्सा। और चौथा, घर से लगभग 800 मीटर दक्षिण में स्थित एक शमशान घाट। बस यही वो जगह है जहां ये सारा खेल शुरू हुआ। अब जैसे ही घर बन रहा था, परेशानी की शुरुआत उसकी नींव से ही हो गई। एक स्थानीय पुजारी ने दीप को सख्त चेतावनी दी कि घर का जो नक्शा है ना, वो वास्तु के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। वास्तु यानी वो प्राचीन भारतीय विद्या जो दिशाओं और स्पिरिचुअल अलाइनमेंट पर आधारित होती है। पुजारी का कहना था कि पश्चिम की तरफ जो वो पतला सा रास्ता छोड़ा गया है वो दरअसल किसी का रास्ता है और उस रास्ते को किसी भी हाल में खुला छोड़ना ही होगा। और बस यहीं पर होती है आधुनिक सोच और सदियों पुरानी मान्यताओं की सबसे बड़ी टक्कर। एक तरफ थे दीप, जिनके हिसाब से ये सब पुजारी का एक ढोंग था, पूजा पाठ और तोड़फोड़ के नाम पर पैसे ऐंठने का एक तरीका। और दूसरी तरफ थे पुजारी, जो इस बात पर अड़े थे कि वो पश्चिमी दीवार एक बेहद जरूरी आध्यात्मिक रास्ते को ब्लॉक कर रही है और इसलिए उसे पूर्व की तरफ खिसकाना ही पड़ेगा। खैर, चेतावनी को अनसुना कर दिया गया और इसका अंजाम वो भी तुरंत ही देखने को मिल गया। पहले दिन पश्चिमी दीवार रातों रात गिर गई। दूसरे दिन दोबारा दीवार बनवाई गई तो उसमें एक बहुत बड़ी दरार आ गई। तीसरे दिन उसे थोड़ा खिसकाकर फिर से बनाया गया, पर उसमें भी एक छोटी दरार आ ही गई। हालांकि दीप ने शुरू में यही सोचा कि ये सब उनके जलने वाले पड़ोसियों की शरारत है, लेकिन मामला अब थोड़ा गर्म हो गया था। गृह प्रवेश के वक्त जब पुजारी वापस आए तो वो पूरी तरह आग बबूला थे, क्योंकि दीवार को उनके कहे अनुसार काफी अंदर नहीं खिसकाया गया था। फिर भी उन्होंने थोड़ी शांति बनाए रखने के लिए पश्चिमी दीवार पर एक सुरक्षा यंत्र लगा दिया, पर साथ ही एक सख्त हिदायत भी दी कि पश्चिम के उस पतले रास्ते पर ना तो कभी कोई सामान रखा जाएगा और ना ही वहां कोई पेड़ लगाया जाएगा। मतलब वो जगह बिल्कुल खाली रहनी चाहिए। कुछ वक्त तो सब ठीक रहा, लेकिन ये शांति बस टेम्परेरी थी। बात आती है दिसंबर की, जब सर्दियों की फसल कट रही थी। दीप ने अनजाने में धान के 2 नए कटे हुए गट्ठर उसी मनाही वाली पश्चिमी दीवार के सहारे रख दिए, और उस रास्ते को ब्लॉक करने का नतीजा पता है क्या हुआ? अगली सुबह वो दोनों गट्ठर अपने आप जलकर बिल्कुल राख हो चुके थे। अब नुकसान सिर्फ दीवार या फसल का नहीं था, चीजें और भी ज्यादा अजीब होने लगी थी। उस पश्चिमी दीवार के पास अचानक से कड़ी ठंडक महसूस होने लगी, जैसे वहां का टेम्परेचर एकदम से गिर गया हो। मेन गेट की तरफ जाते हुए भारी कदमों की आवाजें आने लगी, और फिर रात के ठीक 12:15 बजे एक गीली साड़ी पहने बूढ़ी औरत का साया वहां दिखाई दिया, जिससे तालाब की मछलियों की बहुत ही तेज और अजीब सी महक आ रही थी। देखिए, यहां से घटनाओं का एक भयानक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। पहले महीने में जब दीप का उस साये से आमना सामना हुआ तो वो बुरी तरह बीमार पड़ गए। दूसरे महीने तक आते आते घर की आर्थिक स्थिति और खेतीबाड़ी का पूरा कामकाज चौपट हो गया। हालात यहां तक आगे बढ़ गए कि तीसरे महीने कोलकाता से एक तांत्रिक को बुलाना पड़ा, जिसने इस तबाही को रोकने के लिए पूरे परिवार की कलाइयों पर काली माता के सुरक्षा धागे बांधे। तब जाकर थोड़ी राहत मिली। लेकिन ये राहत बस तूफान के पहले का सन्नाटा थी। इस सोर्स मटेरियल का सबसे दर्दनाक हिस्सा अब आता है। दीप का 6ठी क्लास में पढ़ने वाला बेटा, जो तालाब में नहा रहा था, वो गीले पैरों के निशान छोड़ते हुए घर के अंदर आता है और अचानक गायब हो जाता है। कुछ देर बाद उसकी लाश वापस उसी तालाब के पास मिलती है। ये वो पॉइंट था जहां डर एक बहुत बड़े शोक में बदल गया था। बेटा गुजर चुका था और अब परिवार को उसका अंतिम संस्कार और श्राद्ध करना था। पर इसमें एक सबसे बड़ी उलझन थी।
हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध के वक्त पूरी तरह से पवित्र होना जरूरी होता है। इसका मतलब ये था कि परिवार के सभी लोगों को अपने वो सुरक्षा वाले धागे उतारने ही पड़ेंगे, और जैसे ही उन्होंने वो धागे हटाए, वो उस घर में मौजूद उस अनजानी शक्ति के सामने बिल्कुल अकेले और बिना किसी सुरक्षा के खड़े थे। और बिना सुरक्षा के अंजाम क्या होता है? अंतिम संस्कार की तीसरी रात ये खौफ अपनी चोटी पर पहुंच गया। दीप की बेटी किसी अस्वाभाविक शक्ति के कब्जे में आ गई। उसका शरीर पीछे की तरफ अजीब तरीके से मुड़ गया। वो मेन गेट की तरफ लगातार घूरती रही और बंगाली में बार बार एक ही खौफनाक बात दोहराती रही कि मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगी। अब जरा इस बात की कल्पना कीजिए, अगले 13 दिन उस घर में जो हुआ वो किसी भयानक सपने से भी बदतर था। बेटी स्टोर रूम में घुसकर कच्ची मछलियां खाने लगी। उसे बस तभी शांत किया जा सका जब उसके मुंह में गंगा जल डाला गया। कभी वो अपने बिस्तर से गायब हो जाती और सीधे शमशान घाट में मिलती। घर के कच्चे फर्श पर अपने आप गीले पैरों के निशान बनने लगे थे। और सबसे डरावनी बात, उस पश्चिमी दीवार के अंदर से किसी के रोने की अमानवीय आवाजें लगातार गूंज रही थीं। वो शक्ति परिवार के बचे हुए लोगों को बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं थी। एक दिन बेटी ने अपनी मां की साड़ी आग में फेंक दी, जिससे दीप की पत्नी बुरी तरह झुलस गई। और इसके तुरंत बाद ही उनके दूसरे बेटे को गलती से एक जानलेवा इंजेक्शन लग गया। चीजें पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थीं। इन सब से बाहर निकलने के लिए किसी चमत्कार या एक आखिरी बहुत ही कड़े उपाय की सख्त जरूरत थी। तो इन सारी घटनाओं को जानने के बाद एक सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है कि आखिर उस पश्चिमी दीवार के पार ऐसा क्या था जो बार बार वहां से गुजरने की कोशिश कर रहा था। इसे समझने के लिए एक स्थानीय विशेषज्ञ की मदद ली गई, जिन्हें लोग दूरी माता कहते थे। आइए देखते हैं उन्होंने क्या बताया। दूरी माता करीब 50 किलोमीटर दूर से वहां आईं। उन्होंने उस असरग्रस्त बेटी के सिर के ऊपर से एक लाल कपड़ा घुमाया और फिर उस कपड़े को नए तालाब में फेंक दिया। जैसे ही कपड़ा पानी में गिरा, तालाब में बुलबुले उठने लगे। एक बहुत ही ठंडी और बर्फीली हवा का झोंका चला और एक तेज चीख सुनाई दी। इसके बाद 4 काले मुर्गों की बलि दी गई और उनके खून से लोहे की कीलों को अभिमंत्रित करके उस शक्ति के साथ उस घर का रिश्ता हमेशा के लिए काट दिया गया। ये एक बहुत ही बड़ा और गंभीर अनुष्ठान था। जब सब शांत हुआ तो दूरी माता ने बताया कि आखिर वहां हो क्या रहा था। उन्होंने बताया कि ये किसी मरे हुए इंसान का भूत नहीं था। ये दरअसल एक जोखी या जलचर था। स्थानीय बंगाली लोक कथाओं के हिसाब से जोखी पानी की एक ऐसी आत्मा होती है जिसका अपना एक तय रास्ता होता है, और वो आत्मा रोजाना अपने पानी वाले घर से उठकर स्थानीय शमशान घाट तक आने जाने का सफर करती है। अब सारी कड़ियां एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। बात यह थी कि वो जल आत्मा पुराने वक्त से ही उस तालाब से होते हुए सीधे दक्षिण में बने शमशान की तरफ जाया करती थी। ये उसका एक पुराना अनदेखा रास्ता था। और दीप ने क्या किया? उन्होंने तालाब को बड़ा कर दिया और अपने नए घर की एक ठोस पश्चिमी दीवार ठीक उस आत्मा के आने जाने के रास्ते के बीचों बीच खड़ी कर दी। घर किसी श्राप की वजह से नहीं भूता हुआ था, बल्कि उसने एक अदृश्य आत्मा का रास्ता ब्लॉक कर दिया था, बिल्कुल एक बांध की तरह। इस भयानक अनुभव के बाद दीप के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जो दीप कभी एक कट्टर नास्तिक थे, जो पूजा पाठ पर यकीन नहीं करते थे और जिन्होंने भूमि पूजन तक करने से मना कर दिया था, इस इंसिडेंट के बाद वो एक पक्के आस्तिक बन गए। आज वो अपने परिवार के साथ हैं और अपना मछली पालन का एक सक्सेसफुल बिजनेस चला रहे हैं। पर उनका दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल चुका है। तो इस सोर्स मटेरियल का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है, पर अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब आधुनिक सोच और नए जमाने का तर्क सदियों पुरानी मान्यताओं और अनदेखे रास्तों के बीच में कंक्रीट की दीवार खड़ी कर देता है, तो अंधेरे में चलने वाली उन ताकतों का क्या होता है? ये एक ऐसी बात है जिस पर शांति से बैठकर सोचने की जरूरत है।